हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है और इस वक्त भोपाल से एक अहम खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग अब खत्म हो गई है। सीएम हाउस में बैठक जारी थी। बजट सत्र में कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दें, इसको लेकर रणनीति बनी है। तो भोपाल से एक बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। सीएम हाउस में बैठक जारी थी। बजट सत्र की रणनीति पर बातचीत हो रही थी। हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ गए हमारे साथ में। जी सुधीर, बताएं क्या हुआ इस मीटिंग में। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बीजेपी विधायक दल की बैठक चली, जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो बजट सत्र भी चल रहा है उसको लेकर रणनीति तैयार की गई। और खासकर अगर बात करें तो जो 2 सत्र थे उनमें पहले सत्र में बजट की बारीकियों से जो विधायक थे बीजेपी के उनको अवगत कराया गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये मंशा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट के अंदर जो प्रावधान किए हैं, खासकर जनता के हित में जो प्रावधान किए गए हैं, विधायकों को इसकी जानकारी हो और अपने क्षेत्र में जब विधायक जाएं तो बाकायदा बजट के एक एक बिंदु जो जिस पर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई जा सकती है, उन बिंदुओं पर जनता को जाकर बताएं कि प्रदेश सरकार ने उनके हित में काम किए। और इसके लिए बाकायदा जो विशेषज्ञ थे उनको विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था। सचिन चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान है उसके वाइस चेयरमैन है, उनको आज इस बैठक में खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बजट के एक एक बिंदु को बारीकी से विधायकों को बताया था कि किस तरीके से इस बजट का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सकता है या फिर सरकार बता सकती है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के हित में क्या क्या काम किए हैं। लिहाजा एक एक बिंदुवार विधायकों को जानकारी दी गई और उनको बताया गया कि किस तरीके से अपने क्षेत्र में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है। दूसरा जो भाग था इस पूरी बैठक का, उसकी अगर बात की है तो राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जारी है, ऐसे में कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। खासकर अगर बात की जाए तो सड़क से जुड़े हुए मामले की बात हो, प्रदेश के अंदर गौवंश की जो मौत का मामला हो, इसके अलावा किसान फसल बीमा कर्ज माफी जैसे मुद्दों की बात करें, साथ ही साथ महंगाई और जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी और कर्मचारियों का पेंशन का मुद्दा, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है कि अगर कांग्रेस के विधायक सरकार की घेराबंदी करते हैं तो किस तरीके से बीजेपी के विधायकों को इस पूरे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जवाब देना है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कम से कम बीजेपी के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके के गंभीर जो सदन के अंदर चर्चा न करें जिससे कि विपक्ष को मौका मिले और एकजुटता के साथ में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की जाए। अगर विपक्ष शोर शराबा करता है तो उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश की जाए। लिहाजा काफी अहम ये पूरी बैठक रही, जिसमें न केवल बजट को लेकर चर्चा की गई, विधायकों को बजट के बारे में जो अच्छाइयां थी या कहना चाहिए बजट की जो खूबियां थी उनसे अवगत कराया गया, उनको प्रचार प्रसार के लिए कहा गया, बल्कि दूसरी जो बात है कि प्रदेश सरकार के डिफेंस किस तरीके से किया जाए, इस बारे में भी विधायकों को इस विधायक दल की बैठक में जानकारी दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक हुई है और इस अहम बैठक में रणनीति पर बात हुई है और विधायकों को किस तरह से जवाब देना, विपक्ष के सवालों का एकजुट रहकर, इसके बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने विधायक निधि बढ़ाई है तो किसानों के कर्ज का ब्याज और कोरोना काल में बिजली बिल, इसे माफ करने को लेकर राहत दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद भाषण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों की झड़ी लगा दी। उन्होंने विधायकों से लेकर किसानों और आम लोगों को राहत दी। विधायकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया। साथ ही विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी और उसमें भी 50 लाख रुपया स्वेच्छानुदान की राशि कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा भी की। 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी।
बड़ी बात यह है कि जो लोग कोरोना काल के बिलों का भुगतान कर चुके हैं, उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। इससे प्रदेश के 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। 48 लाख उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के अंतर्गत 189 करोड़ रुपया जमा किया था। अब वो ये महसूस ना करे कि हम तो ठगे गए, हमने जमा कर दिया, अब हमारा क्या होगा। मैं आज ये फैसला भी कर रहा हूं कि उनके जितने पैसे उन्होंने जमा किए वो आगे बिजली के बिलों में समायोजित कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में किसानों की राहत के लिए एक और बड़ा ऐलान किया। पिछली सरकार के कर्ज माफी नहीं होने से डिफॉल्टर हुए किसानों के कर्ज का ब्याज अब सरकार भरेगी। ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। इन घोषणाओं के साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी राहत दी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब 50% अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा के होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफिया से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा में की गई घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी गरीबों और किसानों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर बता रही। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरी शर्मा ने मुख्यमंत्री के ऐलान का स्वागत किया। वीरी शर्मा ने कहा कि ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। 6,400 करोड़ रुपए माफ करने का जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, जिसके कारण से 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील घोषणा का बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान की डिफॉल्टर किसानों और बिजली बिल माफी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज जी 18 साल से घोषणाएं तो कर रहे हैं, जो घोषणाएं की उनको पूरा करें, इसके बाद कोई दावा करें। कमलनाथ ने सदन में गैरहाजिर रहने वाले जो सीएम का बयान था उस पर भी जवाब देते हुए कहा कि सदन में क्या शिवराज की झूठी घोषणाएं देखने सुनने के लिए जाएं। तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं, क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। ये सब कहने की बातें, कितनी चीजें कही हैं इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनती दिखाई पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में बैगा जनजाति से जुड़ा मसला उठाया, जिसके जवाब से संतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। वहीं बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी और कांग्रेस विधायकों ने गौशालाओं की दुर्दशा से जुड़ा मुद्दा उठाया। इसे लेकर हंगामा हुआ। जवाब में सरकार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के जरिए गौशालाओं का संचालन हो रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने सदन में आदिवासी छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया और 1200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। आदिवासियों के हित का जो राशि का जो आवंटन ये गैर आदिवासियों में आवंटन दी गई, इसके लिए हमने जांच की कार्रवाई की बात की है और इसी वजह से हमारे साथियों के साथ में हमने बहिर्गमन किया है। डिफॉल्टर किसानों के ऋण भी माफ करें। जो हमारी किसान ऋण माफी योजना थी, उस पूरी किसान ऋण माफी योजना के तहत जो भी बचे हुए किसान थे, जो भी पात्र किसान थे, उन सभी किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाए। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है और संकल्प है, उसको दोहराते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हम जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। समग्र विकास और समेकित विकास, समाज के हर वर्ग को पूरी तरह से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। पंजाब में आए नतीजों से उत्साहित आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जनहित के मुद्दे उठाने में लगी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया।
प्रदेश में फूटी कॉलोनी के लोग भी इसमें शामिल हुए। 7 दिन से फूटी कॉलोनी में बिजली कनेक्शन कटा है। बकाया बिजली बिल वाले और अवैध कनेक्शंस को काटा गया है और आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। कार्यकर्ताओं ने सर्किल के बिजली अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव किया और चेताया कि अगर 48 घंटे में फूटी कॉलोनी की बिजली चालू नहीं होती तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ऊर्जा मंत्री के बंगले की लाइन भी काट देंगे। मूलभूत सुविधाएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और विगत 7 दिनों से उनकी लाइट कटी हुई है। लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को 2 बार नोटिस भी दे दिया, शिकायत कर दी। उसके बाद भी इन लोगों की समस्याओं का जब समाधान नहीं हुआ तब आम आदमी पार्टी ने आज इनका घेराव किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधन के जरिए किसी अधिकारी कर्मचारी पर एफआईआर के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य किए जाने को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले पर दायर जनहित याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। हाईकोर्ट ने मामले पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी, जिसमें कहा गया कि केंद्र ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन कर धारा 17A जोड़ी है, जो भ्रष्टाचार रोकने के कानून की मूल मंशा के ही खिलाफ है। ये मांग की गई कि संशोधन से जोड़ी गई याचिका को असंवैधानिक मानकर खारिज किया जाए, ताकि जांच एजेंसियां सरकारी अनुमति के बिना भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सकें। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। याचिका की सुनवाई की पूर्व तिथि में न्यायालय ने सरकार को डायरेक्शन दिया था, गवर्नमेंट सरकार को, आप इसमें जवाब प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें मेन आधार ये लिया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो प्रिंसिपल एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के विपरीत है। उसी याचिका की आज सुनवाई हुई और अभी तक चूँकि सरकार की तरफ से यहाँ कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो पिछली 2 तिथियों पर जवाब के लिए समय लिया गया था। तो आज कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और सरकार से बोला है कि इस बीच में जवाब देना चाहें जवाब दे सकते हैं और इसकी फाइनली अब इसकी सुनवाई होगी। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल समेत जिले से जो है 1874 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। इसमें अकेले जयरोग्य अस्पताल से 370 सिलेंडर गायब हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफी डिमांड थी और इसी वक्त इनके चोरी की आशंका है। अस्पताल प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अस्पताल कर्मचारियों की मिलीभगत से इस चोरी को अंजाम देने की आशंका है। इसे एक सोची समझी साजिश के तहत बड़ा घोटाला बताया गया। ये मामला विधानसभा में उठा है। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कैसे हो गए। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बात केवल 341 सिलेंडर की नहीं है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुल 1874 सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। विधानसभा में मामला गूंजने के बाद पुलिस ने दोबारा केस ओपन कर जांच टीम बनाई है। कि अस्पताल से सिलेंडर चोरी होना बहुत ही नितांत गलत है। उनकी जांच होना चाहिए और जांच के लिए आदेश भी कर दिए हैं जिला सरकार ने। जिला के जो प्रभारी हैं हमारे तुलसी सिलावट जी ने, तो मैं समझता हूँ इसका निष्कर्ष निकलेगा। और इतना बड़ा एसेट जो है सरकार के कांख के नीचे से निकल जाता है और उनको जानकारी नहीं मिलती है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कैम है। और स्कैम से बड़ी बात यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है। यदि वे अपने सिलेंडर ही बरामद नहीं करा पा रहे तो जनता क्या उम्मीद करे उनसे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से एक हमने 19-20 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। वो जानकारी हमें कल तक प्राप्त नहीं हुई थी। वो जानकारी जब हमारे पास आ जाएगी तो उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भोपाल में पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन जमाते मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया और 28 मार्च तक के लिए 4 को एटीएस की रिमांड में सौंप दिया गया। भोपाल लोक अभियोजक के मुताबिक आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा सामान मिला है और इसे ले जाने के लिए टीम को बोरों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। भोपाल में रहकर आतंकी ऊपर से मिले आदेशों का इंतजार कर रहे थे। आतंकियों ने यह बात मानी कि भोपाल में वो कई लोगों के संपर्क में थे। निशातपुरा थाना क्षेत्र में कई लोगों को जिहादी साहित्य बांटा भी है। 4 आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। 14 दिन तक एटीएस आतंकियों से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो जिन जिलों के नाम पूछताछ में सामने आए हैं वहां एटीएस की टीमें जाएंगी। इधर 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जबलपुर रेंज में हाई अलर्ट है। जबलपुर रेंज के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही है। होटल में रुकने वालों के साथ किराएदारों की सूची लेकर वहां जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अभी प्राइमरी फेसी 2 बिंदु बहन समझ में आया कि इन लोगों ने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं
और भोपाल में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों से संपर्क किया है और उन लोगों को जिहादी पुस्तकें भी बांटी हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके संपर्क में आए हैं और किन किन को यहाँ पर संगठन फैलाने का प्रयास किया है, उन सब लोगों की पहचान की जानी है। जोन में 5 जिलों में हम बराबर तब से जैसे ही सूचना मिली थी तब से बराबर सर्चिंग चल रही है और एक एक घर को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस बीट वाइज बिल्कुल हर तरह से कार्रवाई है, जो भी संदिग्ध मिल रहा है तो पूछताछ भी की जा रही है। अभी हालांकि ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। भोपाल से एटीएस ने जिन 4 आतंकियों को पकड़ा, प्रारंभिक पूछताछ में उनका बांग्लादेशी होना पाया गया। चारों आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। चारों आतंकी गतिविधियों के लिए बेस स्लीपर सेल बना रहे थे ताकि भविष्य में किसी आतंकी घटना को अंजाम दें। एटीएस डीआईजी के मुताबिक चारों आतंकियों के पास से 1000 पन्नों के दस्तावेज मिले हैं। इन पन्नों में हिंदी के साथ उर्दू और फारसी भाषा में जिहादी मजहबी विवादित साहित्य है। कुछ बैंक अकाउंट्स का डिटेल है। फंडिंग की जांच हो रही है। तफ्तीश के लिए एसआईटी बना दी गई है। टीम इसकी जांच कर रही कि बेस स्लीपर बनाने के लिए आतंकियों ने मध्य प्रदेश के साथ कुछ अन्य राज्यों के लोगों से संपर्क किया कि नहीं, इनके मददगार कौन कौन है, लोकल स्तर पर कौन इनको मदद दे रहा था, उन सब से पूछताछ होनी है। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं। एमपी में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भूमाफिया के खिलाफ एंटी माफिया कैंपेन शुरू हो गया। ऐसी 2 तस्वीरें देखने को मिली। भोपाल कलेक्टर कार्यालय के पीछे मदर इंडिया कॉलोनी में 10,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया। भूमाफिया बेबी और सलमान ने कब्जा कर रखा था। जमीन की सरकारी कीमत 3 करोड़ रुपए है। जबलपुर में प्रशासनिक टीम में शहपुरा में 20 करोड़ रुपए की 50 एकड़ सरकारी जमीन भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाई। हैरानी की बात यह कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि शासकीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर निकले हैं। प्रोफेसर एम ए खान ने 50 एकड़ सरकारी जमीन पर निजी प्लांटेशन कर रखा था, जहां पर पोल्ट्री फार्म भी बनवाया गया। अलीराजपुर के वालपुर भगोरिया हाट में युवतियों से अश्लील हरकत करने वाले मंचलों को पुलिस ने 48 घंटे में गिरफ्तार किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया था। भगोरिया मेले में 20 से 25 हज़ार लोग शामिल हुए थे और ऐसे में आरोपियों की पहचान कर पाना, उनकी गिरफ्तारी कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों की सघन तलाश की। रविवार देर रात तक पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च करती रहीं। पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 12 आरोपी धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के गणपुर गांव के रहने वाले हैं। 3 आरोपी अलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र के गेराला गांव के बताए जा रहे हैं। खंडवा जिले के देश गांव के रहने वाले एक युवक को आयकर विभाग ने 290 करोड़ के ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिस दिया। प्रवीण राठौर को नोटिस के जरिए 15 मार्च तक जवाब पेश करने के लिए कहा गया। इस राशि का मुंबई के एक्सिस बैंक के 2 चालू खातों में ट्रांजैक्शन हुआ। नोटिस मिलने के बाद से प्रवीण के होश उड़ गए। उनका कहना है कि वो छोटे से मोबाइल शॉप को चलाते हैं, फिर इतनी बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन उसने कभी किया नहीं। पहला नोटिस उसे 2021 के मार्च अप्रैल में मिला था। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन पिछले साल नवंबर में उसे दूसरा नोटिस आया। प्रवीण ने इसकी शिकायत खंडवा स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में की है। वहां से उसे इंदौर कार्यालय भेजा गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच पिछले महीने तीसरा नोटिस मिला, जिसके बाद अपने साथ धोखाधड़ी होने की आशंका जताते हुए उसने इंदौर पुलिस कमिश्नर और खंडवा पुलिस को भी आवेदन दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।